बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारी आज की डिस्कशन एक नए चैप्टर को हम स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर का नाम है हमारा बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। और इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है दी ब्लॉक थ्योरम। आज की डिस्कशन में हमने ये देखना है कि इस ब्लॉक थ्योरम क्या चीज़ है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है और ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, जो कि पहले अब तक की डिस्कशन में हमारे पास मौजूद नहीं थी। और इसका जो बैंड थ्योरी है उसके साथ क्या कनेक्शन जो है वो इंटरकनेक्शन है, उसके साथ क्या जो है वो इसका ताल्लुक है। तो आइए अपनी डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं कि ब्लॉक थ्योरम जो है ये क्या चीज़ है। सबसे पहले थोड़ी सी अपनी गुफ्तगू को पिछले चैप्टर की जो लिमिटेशंस थी उनको जहन में रख के और जो उसके एडवांटेजेस थे उनको जहन में रख के अपनी डिस्कशन को शुरू करते हैं। और यहाँ एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम, पीरियोडिक पोटेंशियल का। तो प्रीवियस चैप्टर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे बेस करता था और उस चैप्टर के अंदर हम कहते थे कि जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गैस की तरह हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कांस्टेंट पोटेंशियल के अंदर जो है वो मूव करते हैं। पॉजिटिव आयन कोर की वजह से जो पोटेंशियल होती है वो हर जगह एक जैसी होती है। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उस पर कोई सब के ऊपर जो है वो इस तरह है जैसे वो कांस्टेंट पोटेंशियल में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उसकी स्टेटमेंट थी। द पोटेंशियल फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव आयंस इज कंप्लीटली यूनिफॉर्म सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एंड अदर विदाउट एनी चेंज इन देयर एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल जो कि हर जगह सेम थी तो कोई एक्स्ट्रा वर्क डन करने की जरूरत नहीं होती। वर्क डन तब होता है जब आप किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर चार्ज पार्टिकल को मूव करते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट था। तो इलेक्ट्रॉन जो कि मूव करते हैं कांस्टेंट पोटेंशियल में, यानी कि उनकी जो पोटेंशियल है वो पोजीशन डिपेंडेंट नहीं होती। उनका वेव फंक्शन जो है वो एक प्लेन वेव होती है। ठीक है, और वो प्लेन वेव जो है वो इस टाइप की सिंपली लिखी जा सकती है, एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर। इस टाइप की एक प्लेन वेव, सिंपल प्लेन वेव है। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी बहुत से फिनोमिना को एक्सप्लेन भी कर सकती है, जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बहुत सारे मटेरियल्स के लिए, थर्मियोनिक इमिशन बहुत सारे मटेरियल्स के लिए सक्सेसफुली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से एक्सप्लेन हो गया। जो नहीं हुआ था वो स्पेशली क्या नहीं हुआ था, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो ये बुनियादी जो चीज़ लेके चले थे हम प्रीवियस चैप्टर के स्टार्ट में, वो चैप्टर के एंड में भी स्टिल हमारा प्रॉब्लम रहा कि आप कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के दरमियान में किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसके लिए हमने ये देखा कि हमें फर्दर एक्सप्लोर करना पड़ेगा क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन को, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, टू सॉल्व दिस इशू इट इज़ नेसेसरी टू इनकॉर्पोरेट कंसीडर द वेरिएशंस ऑफ पोटेंशियल इनसाइड द क्रिस्टल। तो हम उसे कांस्टेंट ना लें, बल्कि यकीनी तौर पे कुछ उसके अंदर वेरिएशन ज़रूर होंगी ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव आयंस कोर। ठीक है, जिनके साथ इलेक्ट्रॉन ने इंटरेक्ट करना है। उन दो इलेक्ट्रॉन कोर, दो जो कोर्स हैं, आयन कोर्स जो हैं, उनके दरमियान जो कि स्पेस है, सो ये मेक श्योर करना कि उनके दरमियान हर जगह पोटेंशियल एक जैसी है, ये शायद ठीक नहीं है। तो बेहतर अप्रोच ये होगी कि उसके अंदर अगर कोई वेरिएशन है तो उस वेरिएशन को कंसीडर किया जाए। ठीक है, तो चूंकि क्रिस्टल पीरियडिकली एग्जिस्ट करता है तो कोई वेरिएशन अगर होगी तो वो भी पीरियडिक होगी, क्योंकि एटम के दरमियान स्पेस जो है वो हर जगह एक जैसी है। ठीक है, तो एटम पीरियडिकली लाई करते हैं क्रिस्टल के अंदर, तो अगर एटम क्रिस्टल में पीरियडिकली लाई करते हैं तो पोटेंशियल में जो भी वेरिएशन होंगी वो भी उसी पीरियडिसिटी से तब्दील होगी। ठीक है, सो पोटेंशियल इनसाइड अ मेटालिक क्रिस्टल कैन बी अज्यूम्ड टू बी अ पीरियडिक
और कैसी पीरियाडिक हो? विद द पीरियाडिसिटी ऑफ लेटेस्ट, जो लेटेस्ट की पीरियाडिसिटी है वही इसकी हो। तो ये बुनियादी कंसेप्ट है बिहाइंड पीरियाडिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अब ब्लॉक थ्योरम के इंट्रोडक्शन पे आते हैं। ये एक फिजिसिस्ट थे हमारे पास, फेलिक्स ब्लॉक, जिसने ये थ्योरम इंट्रोड्यूस करवाया था, दैट स्पेसिफाई द फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन दैट कैरेक्टराइज इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल इन द पीरियाडिक क्रिस्टल। इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स को किसी पीरियाडिक क्रिस्टल में डिस्क्राइब करने के लिए फेलिक्स ब्लॉक जो है इसने एक थ्योरम इंट्रोड्यूस करवाया था। उस थ्योरम को हम ब्लॉक थ्योरम कहते हैं। ये 1928 में ब्लॉक थ्योरम अप्लाइज टू द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द क्रिस्टल। और किस फैक्ट को ध्यान में रखा? दैट कॉलम पोटेंशियल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज पीरियाडिक। तो इसने जब वेव फंक्शन को सॉल्व किया इलेक्ट्रॉन के, तो इसने इस फैक्ट को ध्यान में रखा। क्लासिकल थ्योरी के अंदर ऐसा नहीं था, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में ऐसा कंसेप्ट नहीं था। तो ये जो कंसेप्ट है पीरियाडिक पोटेंशियल का, ये इसने जो है वो इसको कंसीडर किया ब्लॉक ने। तो उसको कंसीडर करके इसने एक थ्योरम इंट्रोड्यूस करवाया जिसे ब्लॉक थ्योरम कहते हैं। उसकी स्टेटमेंट अगर आप देखें तो वो कहता है, सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन इन अ पीरियाडिक पोटेंशियल टेक्स द फॉर्म ऑफ अ प्लेन वेव। प्लेन वेव तक तो स्टेटमेंट वही है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन के केस में थी। आगे इसने इजाफा किया, देखिए क्या कहता है, मॉड्यूलेटेड बाय अ पीरियाडिक फंक्शन। मतलब प्लेन वेव परफेक्ट प्लेन वेव नहीं है, बल्कि किसी पीरियाडिक फंक्शन से मॉड्यूलेटेड है, उस पर असरअंदाज है, उसके साथ मिक्स है कोई पीरियाडिक फंक्शन। और इस तरह की उसने जो है स्टेटमेंट दी कि साई ऑफ आर वेव फंक्शन इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर। ये पहला पार्ट तो वही प्लेन वेव है, मॉड्यूलेटेड बाय अ पीरियाडिक फंक्शन यू के ऑफ आर। ये पीरियाडिक फंक्शन है जिसे ब्लॉक फंक्शन का नाम दिया जाता है, यूके एफ आर का। तो इस टाइप के जो फंक्शंस हैं उनको हम ब्लॉक फंक्शन कहते हैं या ब्लॉक स्टेट्स कहते हैं। ये ब्लॉक फंक्शन डिफरेंट जो आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं उनके लिए डिफरेंट पीरियाडिसिटी रखते हैं एंड सर्व अ सूटेबल बेसिस फॉर द वेव फंक्शन आर स्टेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। So the description of electron in term of block function is termed block electron या block wave भी कहते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉन जिनको आप जिनके लिए वेव फंक्शन फाइंड आउट करते हैं यूजिंग ब्लॉक थ्योरम, उन्हें आप ब्लॉक इलेक्ट्रॉन कहते हैं या ब्लॉक वेव कहते हैं। ठीक है, और इसी से जो है हमें इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर्स का कंसेप्ट भी मिलता है, इसी पीरियाडिसिटी से। वो कैसे मिलेगा? वो जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में, हमें प्रॉपरली अंदाज़ा होता जाएगा किस तरह से ये गैप्स जो है और बैंड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में। अब प्रैक्टिकली जो कॉन्सेप्ट लिया है पीरियाडिक पोटेंशियल का, उसको डिफाइन करते हैं। एक पीरियाडिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम एक पीरियाडिक पोटेंशियल ले रहे हैं, लेट v of x is a periodic potential may be defined by the latest constant a as employing the periodic potential such that v of x is equal to v of x plus a। यानी v of x, x पे जो पोटेंशियल है उसके अंदर अगर a ऐड कर दिया जाए, a लेटेस्ट कांस्टेंट है, क्योंकि हमने कहा कि पीरियाडिक पोटेंशियल की पीरियाडिसिटी वही होगी जो कि लेटेस्ट की पीरियाडिसिटी होगी। तो लेटेस्ट की पीरियाडिसिटी क्या है? हर जो आयन कोर है वो कितने डिस्टेंस पे मौजूद है? लेटेस्ट कांस्टेंट a डिस्टेंस पे मौजूद है। तो v ऑफ x इज इक्वल टू v ऑफ x प्लस a एक पीरियाडिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहा है, यानी ये पोटेंशियल x पे भी सेम है और x प्लस a पे भी सेम है। ठीक है, तो ये जिस तरह आप ये देखें, ये आयन कोर्स हैं हमारे पास इस पिक्चर में, ये सारी आयन कोर हैं, इनके दरमियान से इलेक्ट्रॉन ने मूव कर रहे हैं। ये पॉजिटिव साइन जो मैंने यूज किया, पॉजिटिव आयन कोर हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एटम्स को छोड़ चुके होते हैं, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो इनके दरमियान से इलेक्ट्रॉन ने मूव करना है। सो ये अगर इस ग्राफ में बी फिगर में आप देखें तो ये पॉजिटिव आयन कोर हैं, ये स्मॉल बबल्स की फॉर्म में, जहाँ जहाँ मेरा कर्सर है उसे देखें, ये आपके न्यूक्लियाइज हैं जिनके इलेक्ट्रॉन लूज हो चुके हैं। तो
इसके लिए वो कहता है पोटेंशियल इज मिनिमम एट पॉजिटिव आयन स्कोर, पोटेंशियल जो है वो मिनिमम है पॉजिटिव आयन स्कोर पे, ठीक है, एज इलेक्ट्रॉन अप्रोचेज द आयन, जब इलेक्ट्रॉन आयन को अप्रोच करता है, और पोटेंशियल इज मैक्सिमम बिटवीन द आयंस, दोनों आयंस के दरमियान जो सेंटर में स्पेस है वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। यहाँ पे मटेरियल की ये सरफेस आ गई है, तो सरफेस की पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इनफाइनाइट को अप्रोच करती है। सो ये वन डायमेंशनल चेन ऑफ एटम आपको नज़र आई, 1 2 3 4 ये 5 एटम जो है वो एक लाइन में ड्रा किए हैं, जिसमें सबसे पोटेंशियल को मिनिमम शो किया है एट पॉजिटिव आयन स्कोर, और मैक्सिमम शो किया है बिटवीन दी सेंटर्स ऑफ एटम्स, ठीक है। सो ये पीरियोडिक पोटेंशियल डिफाइन होगी। इसी पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए आपने श्रोडिंगर इक्वेशन बनानी है, इसी के लिए आपने श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो द कॉरेस्पॉन्डिंग वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो इस तरह के प्रॉब्लम के लिए इस तरह की श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो लिखी जाती है, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वन डायमेंशनल केस है इसलिए एक्स यूज किया है, 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। आमतौर पे अगर कांस्टेंट पोटेंशियल ली जाती तो इसका सॉल्यूशन सिंपल प्लेन वेव एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स आता, लेकिन अब जो हमारा केस है क्योंकि आप पीरियोडिक पोटेंशियल का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, तो सिंपल प्लेन वेव नहीं आएगी बल्कि एक मॉड्यूलेटेड प्लेन वेव आएगी हमारे पास, ठीक है। तो मॉड्यूलेटेड जो प्लेन वेव आएगी उसके लिए हमारा वेव फंक्शन साई के ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स मॉड्यूलेटेड बाय फंक्शन यू, पीरियोडिक फंक्शन यू के ऑफ एक्स, ठीक है। या 3 डायमेंशन में आप देखें तो साई ऑफ आर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर, दिस इज आवर प्लेन वेव मॉड्यूलेटेड बाय अ पीरियोडिक फंक्शन यू के ऑफ आर, ठीक है। तो ये यू के ऑफ आर जो है या यू के ऑफ एक्स जो है, इनको आप ब्लॉक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन बुनियादी तौर पे आपका ब्लॉक थ्योरम है, और ये जो फंक्शन यू के ऑफ एक्स है या यू के ऑफ आर जो है, ये हमारे ब्लॉक फंक्शन है रेस्पेक्टिवली इन 1 and 3 डायमेंशन, ठीक है। और ये जो इक्वेशंस हैं साई ऑफ एक्स और साई ऑफ आर, ये इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सो इससे क्या देखा, इट कैन बी सीन दैट इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन साई ऑफ आर इज मॉड्यूलेटेड बाय अ पीरियोडिक फंक्शन यू के ऑफ आर, ठीक है। यू के ऑफ आर को हम कह रहे हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसकी भी पीरियोडिसिटी एग्जैक्टली वही होगी जो लेटेस्ट की है, ठीक है। यानी जैसे आपने पोटेंशियल के लिए लिखा था एग्जैक्टली उसी तरह आप इसके लिए भी लिख सकते हैं। तो अगर आप कंसिडर करते हैं वन डायमेंशनल केस ऑफ लीनियर चेन ऑफ एटम्स, अगर हम वन डायमेंशनल लीनियर चेन ऑफ एटम लें जिसकी लेंथ एल हो कंटेनिंग एन एटम्स, और कंटिन्यूटी में उसकी पीरियोडिसिटी को डिस्क्राइब करें तो उसको इन द फॉर्म ऑफ रिंग जो है वो डिस्क्राइब किया जा सकता है, जिसमें ये सारे एटम्स हैं और हर एक के दरमियान जो इस हर एक का जो पीरियड है, हर एक का लेटेस्ट कांस्टेंट जो है वो ए है। तो इसको अगर आप स्टेट कर दें तो ये वन डायमेंशनल चेन ऑफ एटम बनेगी। तो फर्स्ट और लास्ट एटम जो है इसको इंटरकनेक्टेड जो है तस्वर किया जाता है ताकि एंड इफेक्ट्स को रिड्यूस किया जा सके, बाउंड्री के इफेक्ट्स को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो कंसिडर की लीनियर चेन ऑफ एटम्स जिसकी लेंथ एल हो और जिसमें टोटल एन एटम्स हों। तो यू के ऑफ एक्स जो है, चूँकि उसको आप पीरियोडिक फंक्शन कह रहे हैं, तो उसकी पीरियोडिसिटी को किस तरह टेस्ट किया जा सकता है, तो उसके लिए लिखना ज़रूरी है कि अगर यू के ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है तो यू के ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू यू के ऑफ एक्स प्लस एन ए, ठीक है। तो जो एक्स पर है वो एक्स प्लस एन ए पर है, ठीक। एन की वैल्यू को आप यहाँ वेरी कर सकते हैं, एन 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। एक्स प्लस ए, एक्स प्लस 2 है, एक्स प्लस 3 है एंड सो ऑन, ठीक है। फुल लेंथ के लिए अगर आप लें तो आप लिख सकते हैं फाइनली यू के ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू के ऑफ एक्स प्लस एन ए, ठीक है। एन ए फुल लेंथ के बाद आप बुनियादी तौर पे
उसी एटम पे पीरियडिकली दोबारा आ जाते हैं। एंड शो पीरियडिसिटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पोटेंशियल फील्ड, ठीक है, वेयर एल इज इक्वल टू एन ए। लेंथ जो है टोटल, अगर दो एटम्स के दरमियान स्पेसिंग ए हो और टोटल एन एटम्स हो तो टोटल लेंथ एन ए के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ब्लॉक थ्योरम को शॉर्टली डिस्क्राइब करें तो ये आपके पास रिलेशन है यू के ऑफ आर। आमतौर पे जो वेव फंक्शन ब्लॉक थ्योरम से निकलता है उसके साथ के सब्सक्रिप्ट जो है वो हम मेंशन कर देते हैं। इसका मतलब ये एक मॉड्यूलेटेड वेव फंक्शन है। साई के ऑफ आर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर यू के ऑफ आर, ठीक है। ये बुनियादी तौर पे सारे डिस्कशन की समरी आप इसको कह सकते हैं। इसे एक छोटी सी फिगर में आपको नजर आ रहा है, साई के ऑफ आर एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर यू के ऑफ आर, ठीक है। जिसमें आप देखें ये एस आई के ऑफ आर ये मॉड्यूलेटेड वेव फंक्शन है, ये ब्लॉक स्टेट्स है या ब्लॉक वेव फंक्शन है, राइट। और एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर आपकी एक प्लेन वेव है और यू के ऑफ आर हमारा एक पीरियडिक फंक्शन है या जिसे आप ब्लॉक फंक्शन कहते हैं। जबकि यू के ऑफ आर जो है ये एक पीरियडिक फंक्शन है, इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यू के ऑफ आर इज इक्वल टू यू के ऑफ आर प्लस आर। जबकि कैपिटल आर जो है कोई भी ट्रांसलेशन वेक्टर हो सकता है जो आपको एक एटम से ट्रांसलेट करके दूसरे एटम पर ले जाए, ठीक है। सो द सेम कैन बी ऑब्जर्व फॉर द मॉड्यूलेटेड वेव फंक्शन एज ये आपके पास जैसे आपने जो है वो यू के ऑफ एक्स की पीरियडिसिटी चेक की थी उसी तरह आप पीरियडिक फंक्शन यू के की पीरियडिसिटी जो मॉड्यूलेटेड वेव फंक्शन है इसकी पीरियडिसिटी भी चेक की जा सकती है। तो आपने क्या किया, यू के ऑफ एक्स था तो आपने प्लस एन ए कर दिया दोनों साइड पे जहाँ जहाँ एक्स था, तो ये बन गया साई के ऑफ एक्स प्लस एन ए इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स था तो अब एक्स के साथ यहाँ पे आपने एक्स प्लस एन ए कर दिया एंड यू के ऑफ एक्स प्लस एन ए, यू के ऑफ एक्स प्लस एन ए। अब इसको थोड़ा सा जस्ट आपने मॉडिफाई किया है। ये जो एक्सपोनेंशियल है इसकी ये पावर्स जो ऐड हो रही हैं इनको आप स्प्लिट कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स और मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल आयोटा के एन ए। वही किया है, देखें ये पहला आ गया एक्सपोनेंशियल आयोटा के एन ए, एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स और यू के ऑफ एक्स प्लस एन ए के बारे में आप ऊपर लिख के आए हैं कि ये यू के ऑफ एक्स के बराबर है, तो इसकी जगह एज इट इज यू के ऑफ एक्स आपने लिख दिया। अब आप देखें एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स वाली जो टर्म है आपकी, ये पार्ट देखें, ये शुरू वाला एक्सपोनेंशियल छोड़ दें, एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स यू के ऑफ एक्स, ये ब्लॉक थ्योरम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग साई के ऑफ आर है या साई के ऑफ एक्स है। सो इन दोनों टर्म्स की जगह मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स यू के ऑफ एक्स की जगह आपने साई के ऑफ एक्स पुट कर दिया। सो साई के ऑफ एक्स प्लस एन ए इज इक्वल टू साई के ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल आयोटा के एन ए। ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को ब्लॉक कंडीशन कहते हैं। इससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आगे चल के इसको फर्दर एक्सप्लोर भी करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और वेरीफाई करते हैं कि जो पीरियडिसिटी वेव फंक्शन पे अप्लाई होती है वही पीरियडिसिटी बुनियादी तौर पे उनके कंजुगेट पे भी अप्लाई होती है। तो हम ये करते हैं कि साई के ऑफ एक्स तो एक्स प्लस एन है तो आपने पहले फाइंड आउट कर लिया था, इसी तरह साई के स्टेरिक एक्स प्लस एन है ये कंजुगेट के लिए जो है ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये साई के स्टेरिक हो जाएगा, साई के स्टेरिक ऑफ एक्सपोनेंशियल के साथ आयोटा वाली टर्म जो है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, साई के ऑफ एक्स प्लस एन ए और साई के ऑफ एक्स प्लस एन ए, जो प्रीवियस स्टेज पे आपकी सेकंड लास्ट इक्वेशन थी वो और जो इस स्टेज की हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, साई साई कंजुगेट जो है, ठीक है, मॉड साई मॉड अगर आप निकालते हैं आमतौर पे इसके लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो कैलकुलेट करते हैं इसके साथ, ठीक है। तो साई के स्टेरिक एक्स प्लस एन ए साई के एक्स प्लस एन ए इज इक्वल टू साई के स्टेरिक ऑफ एक्स साई के ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये पीरियडिसिटी को आपने इनके कंजुगेट्स पे भी जो है वो अप्लाई करके इन दोनों को मॉडिफाई करके इस तरह लिख दिया है, साई के ऑफ एक्स
इसमें भी एन मौजूद नहीं है और इसमें भी मौजूद नहीं है, और ये पीरियाडिसिटी को शो करता है कि साई के स्टेरिक ऑफ एक्स प्लस एन ए के बराबर है, और साई के ऑफ एक्स जो है वो साई के ऑफ एक्स प्लस एन ए के बराबर है। ठीक है, बाकी की जो टर्म है वो चूंकि प्लस साइन और माइनस साइन के साथ थी तो एक्सपोनेंशियल की पावर 0 बन जाएगी। ये देखें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एन ए है, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा के एन ए है, तो बेसिस इक्वल होंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, एक्सपोनेंशियल पावर 0 बनेगा, समथिंग पावर 0 1 के बराबर आती है, तो आपके पास ये रिलेशनशिप आ जाएगा। ठीक है, सो वो जो इक्वेशन है जिसे आप कह रहे हैं कि ये ब्लॉक कंडीशन है, ये कैसे सेटिस्फाई हो सकती है? साई के ऑफ एक्स प्लस एन ए इज इक्वल टू साई के ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल आयोटा के एन ए। ठीक है, पीरियाडिक होती है ये इक्वेशन अगर ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म जो है ये 1 के बराबर हो तो। ठीक है, पीरियाडिक तभी होगी ना जब उसका पीरियड उसके अंदर ऐड किया जाए तो एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो पीरियाडिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ऐसा होता है साई के ऑफ एक्स प्लस एन ए इज इक्वल टू साई के ऑफ एक्स, यहां तक होती सिर्फ। ये जो इजाफी टर्म है, अगर आप चाहते हैं कि ये इक्वेशन जो है ये पीरियाडिसिटी की शो करे तो उसके लिए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एन ए जो है दैट शुड बी इक्वल टू 1। सो दिस इक्वेशन कैन बी सेटिस्फाई इफ एक्सपोनेंशियल आयोटा के एन ए ये 1 के बराबर हो जाए। वही किया आपने, एक्सपोनेंशियल आयोटा के एन ए इज इक्वल टू 1 कर दिया। अब ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब के एन ए जो है वो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर हो या 2 पाई बाई एन के बराबर हो, तो उस सूरत में एक्सपोनेंशियल आयोटा के एन ए की वैल्यू 1 हो सकती है। उसमें ये होगा कि साइन जो फंक्शन है वो 0 हो जाएगा और काज फंक्शन जो है वो इसके लिए 1 हो जाएगा। अगर आप जो है के एन ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा को आप कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिख लेंगे, उसमें 2 पाई एन अगर पुट करेंगे तो आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। सो यू गेट के एन ए इज इक्वल टू 2 पाई एन। सो के इज इक्वल टू 2 पाई एन ओवर एन ए, या इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई एन ओवर एन। के आपको पता है वेव वेक्टर है जो वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को शो करता है, और एन जो है आपके पास ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 है। जब 0 करेंगे तो बिल्कुल आप ओरिजिन पे आ जाएंगे के स्पेस में, के इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब प्लस माइनस 1 करेंगे तो बुनियादी तौर पे आप फर्स्ट बेरिलियन जोन में आ जाएंगे। ठीक है, और प्लस माइनस 2 करेंगे तो आप सेकंड बेरिलियन जोन में आ जाएंगे। तो कंडीशन जो आपने सेटिस्फाई करके ये जो रिलेशनशिप के का बिल्ड किया है, इससे आप के के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, के की वैल्यू के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। ठीक है, एल से इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, के की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूस होंगी या डिस्क्रीट होंगी, इस बारे में इंफॉर्मेशन भी हमें मिल सकती है। कैसे मिलेगी जी? अब यहाँ पे एल जो है डिनोमिनेटर में वो क्या है, लेंथ ऑफ द एटॉमिक चेन है, और अब सपोज करें कि स्मॉल एन जो है दैट इज इक्वल टू एन ओवर ए, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट लेटेस्ट पैरामीटर। ठीक है, एन एन की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं स्मॉल एन की। तो सपोज करें स्मॉल एन जो है ये आपका किस चीज़ के बराबर है, एन डिवाइडेड बाई ए के बराबर है, तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई ए। इस रिलेशनशिप में अगर आप एन को एन की ये वैल्यू पुट करें एन ओवर ए, तो आप देखें कैपिटल एन से कैपिटल एन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा पाई बाई ए। तो पाई बाई ए प्लस के साथ भी हो सकता है, माइनस के साथ भी हो सकता है। ठीक है, सो प्लस पाई ओवर ए टू माइनस पाई ओवर ए आपकी फर्स्ट बेरिलियन जोन की बाउंड्रीज बनेंगी। सो व्हेन एन इज लार्ज, चूँकि एन डिनोमिनेटर में है तो अगर एन की वैल्यू लार्ज हो, एल की वैल्यू लार्ज हो, या दूसरे लफ्जों में हम कहें कि बहुत ज़्यादा एटम्स हो चेन के अंदर, बहुत बड़ा लेटर्स हो, तो के कम्स क्लोजर टू ईच अदर। के की वैल्यू चूँकि डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो के की वैल्यू स्मॉल होती जाएंगी, तो के एक दूसरे के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एटम्स अगर सिस्टम के अंदर मौजूद हो या बहुत बड़ा सिस्टम हो तो उस केस में हम कहेंगे कि फर्स्ट बेरिलियन जोन में जो के है वो पार्शली कंटिन्यूस है, तकरीबन कंटिन्यूस कह सकते हैं आप इसको।
तो कितने तरह के मौजूद हो सकते हैं? नंबर ऑफ अलाउड के वैल्यूज ब्रिलियन जोन के अंदर आप देखते हैं सारे अलाउड नहीं होते, जिनको ब्रैग्स लॉ परमिट करता है सिर्फ वही अलाउ होते हैं। तो इसके लिए आपके पास सिंपल सा एक रिलेशनशिप जो है वो मौजूद है कि कैसे निकाला जा सकता है। तो उसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेंथ ऑफ द फर्स्ट जोन, फर्स्ट ब्रिलियन जोन आपकी देखें पाई बाई ए से माइनस पाई बाई ए तक, ठीक है। तो इसकी टोटल विड्थ अगर चेक करें तो ये बनती है 2 पाई ओवर ए, ठीक है। पाई ओवर ए प्लस पाई ओवर ए बनेगी ना ये, ठीक है, क्योंकि पाई ओवर ए माइनस माइनस पाई ओवर ए, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बनेगा 2 पाई ओवर ए। तो फर्स्ट जोन की विड्थ आपके पास है 2 पाई ओवर ए डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ यूनिट स्पेसिंग। के की यूनिट स्पेसिंग आप इस रिलेशनशिप से फॉर एन इज इक्वल टू 1, 2 पाई एन बाई एल था, सो एन इज इक्वल टू 1 पुट करके आपने निकाला 2 पाई बाई एल। यहाँ 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, दैट विल बी एल ओवर ए इज इक्वल टू एन। सो एन की के की मैक्सिमम वैल्यू उतनी होंगी जितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम है, और ये इजीली जस्टिफाई भी किया जा सकता है। सो के की बहुत ज़्यादा वैल्यू कब हो सकती हैं? जब सिस्टम में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो, ठीक है। सो सिस्टम में जब कम नंबर होंगे तो के की अलाउड वैल्यूज भी कम होंगी, और जब बहुत ज़्यादा एटम होते हैं तो के की वैल्यू बहुत छोटी होती है। के की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो वो काफी कॉन्टिन्यूस बिहेवियर देती है। तो अगर ऐसा ना हो तो वो यकीनन के की वैल्यू जो है वो डिस्क्रीट वैल्यूज रखेगी और वो डिफरेंशिएटेबल भी होंगी। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर अटेंशन।